हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बताओ आज क्या पढ़ने वाले हैं अपन? क्या पढ़ने वाले हैं? पता ही होगा आपको। हम पढ़ रहे हैं पोषण, और पोषण हम किस में पढ़ेंगे? पोषण जो है वो मानव में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? अच्छा बताओ, मानव कौन सा पोषण करता है, समपोषी कि विषमपोषी? समपोषी या विषमपोषी? तो जो पोषण है मानव में, हम पोषण की बात करेंगे किसमें? मानव में पोषण। तो मानव में जब अपन पोषण की बात करते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ी नली आती है जिसके द्वारा हमारा पूरा पोषण होता है, जिसे हम बोलते हैं आहार नाल। कौन सा नाल? आहार नाल। एक बहुत लंबी नली है, आहार नाल जिसे बोलते हैं। इसके अंदर ही सारा हमारा खाने का जो भी काम हो वो निपटाया जाता है, ठीक है। जो आहार नाल है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख गुहा से स्टार्ट होती है। आपका मुख गुहा है, यानी कि मुंह है, वहां से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? ये गुदा द्वार तक जाती है। कहाँ तक? गुदा द्वार तक जाती है। क्लियर बात? मुख गुहा से स्टार्ट होती है और गुदा द्वार तक जाती है। इस नली को अपन क्या कहते हैं? आहार नाल। हमारा सारा का सारा जो है खाना, उस खाने का निपटारा है वो यही होता है। क्लियर बात? देखो, सबसे पहले हम बायो पढ़ते हैं तो हमें डायग्राम की बहुत जरूरत होती है। तो मानव में पोषण का जो डायग्राम है वो देखेंगे अपन। स्टेप बाय स्टेप आप बनाना सीखेंगे मेरे साथ तो आप आराम से सीख जाओगे। देखो, बायो के अंदर, बोर्ड के अंदर आपके ये जो है, इस चैप्टर से कोई ना कोई डायग्राम जरूर आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जैसे सबसे पहले एक आदमी बनाना आपको, तो हम बना देते हैं। ये एक आदमी है, इसका नाक है, ये इसका मुख हो गया, और मुख के बाद थोड़ा सा ऐसे करके इसकी वो संरचना बनती है। आपको पता ही होगा, इस तरह की मुख के बाद इस तरह की संरचनाएं बनती है, और ये इसकी गर्दन होती है। इतना बनाना है। क्लियर बात? ये ऐसा डायग्राम आप लोगों को बनाना है। अब आप देखो, ये आदमी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? एक तो नाक से हमारी नली जाती है जहाँ से हम श्वास लेते हैं, ये वाली नाक वाली, ठीक बात। दूसरा, यहाँ पर आपको देखना है, ये हमारा दो होठ है, तो होठों के बीच से ये वाला मार्ग जा रहा है। क्लियर बात? अब यहाँ से ये नाक वाली जो नली है वो तो एक अलग जा रही है यहाँ से, उसको आप छोड़ो, वो जा रही है उसको छोड़ो। लेकिन यहाँ से ये वाली जो नली है इसको देखो आप, ये नली इस तरह से चलती है, इस तरह से चलती है। इसके यहाँ फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के नीचे से हमारा ये शुरू होता है। फेफड़ों के नीचे एक डायाफ्राम हुआ करता है। कौन सा फ्राम? डायाफ्राम। वहाँ से ये हमारा जो है आमाशय स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक हमारा इस तरह का अंग होता है जिसे आप क्या कह सकते हैं? आमाशय कहते हैं। जिसे आप क्या कहते हैं? आमाशय। क्लियर बात? आमाशय जो है वो आगे आपका छोटी आंत के अंदर खुलता है। आपको जो डायग्राम हम बता रहे हैं उसी तरह का बनाओगे ना तो सिंपल हो जाएगा। ये इस तरह की एक सबसे लंबी जो श्रृंखला है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं? ये आप ऐसे 2-3 चक्कर मरवा दो, ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो आपको दिखेगा भी नहीं। खैर, तो यहाँ से फिर ये छोटी आंत खत्म होती है। एक यहाँ पर इस तरह का एक छोटी सी संरचना होती है जिसे आप परिशेषिका कहते हैं। क्या होती है परिशेषिका? मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले अब यहाँ से बड़ी आंत शुरू हो जाती है। ये कौन सी आंत शुरू हो जाती है? बड़ी आंत, ठीक है ना। अब ये यहाँ से घुमा करके यहाँ से इसको वापस लाओ, और ये यहाँ पर इसको यहाँ तक ये आती है।
और ये यहाँ पर गुदा द्वार है, वहां तक ये जाती है। क्लियर बात? ये इस तरह की संरचना है। अब इसमें आपको क्या देखना है, एक यहाँ पर एक संरचना जो मिलेगी आपको, इस तरह की जो संरचना मिलेगी, ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसे हम कहते हैं यकृत। ठीक बात। अब यहाँ पर आपको एक और संरचना ध्यान रखना, यहीं पर एक संरचना इस तरह की संरचना होती है, ये यहाँ से इस तरह की संरचना है ये। क्लियर? जिसे हम अग्नाशय कहते हैं, जिसे हम कौन सा क्या कहते हैं, अग्नाशय। ठीक बात। इसी तरह से एक संरचना और आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक संरचना होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पित्ताशय। जिसे हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय। सिंपल सी एक संरचना है, आप इस तरह से बना के छोड़ दो। क्लियर बात? ये है आपका पित्ताशय, ये इसी तरह की संरचना है पित्ताशय। चलो भाई, ये संरचना, यहाँ पर आपका ऊपर जो है वो डायाफ्राम है, डायाफ्राम है, और इसके ऊपर फेफड़े होते हैं। ठीक बात। चलो भाई, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब इनके नाम ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहले आता है मुख, हम ब्लैक वाली पेन से लिख लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर है, ये नाक तो है ही, नाक को आप छोड़ो, ये आपका क्या है, मुख है। ये आपका क्या है, मुख, या इसे ही हम क्या कह सकते हैं, मुख गुहा, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, मुख। ठीक बात। मुख के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगी जीवा, जीवा का मतलब जीभ, क्या मिलेगी मुख के अंदर, यहाँ इसको कह दो मुख गुहा, और सम्मिलित रूप से इनको मुख कहते हैं। मुख के अंदर मिलेगी जीवा, जीवा का मतलब जीभ, और जीभ इसी के अंदर आपको यहाँ पर क्या मिलते हैं, दांत मिलते हैं। क्या मिलते हैं, दांत। यहाँ पर क्या मिलते हैं, दांत। क्लियर बात? तीन चीजें दिख गई आपको। इसी के बाद जैसे ही आप यहाँ से जाओगे तो यहाँ पर ये है ग्रसनी। कौन सी है, ग्रसनी। और जैसे ही आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपकी होगी ये वाली नली, जो एक लंबी नली है, इसे अपन बोलते हैं ग्रसिका। इसे क्या बोलते हैं, ग्रसिका, या इसे आप ग्रास नाल भी बोल सकते हो। ग्रसिका या ग्रास नाल। क्लियर बात? जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर ये इस तरह का यू आकार का एक अंग है, ये आमाशय। कौन सा, ये है आमाशय। क्लियर बात? ये आमाशय। जैसे ही आप इसके नीचे आओगे तो ये यहाँ से ये स्टार्ट होती है, पतली सी एक श्रृंखला है, ये इस तरह से जो जा रही है, ये आपकी है छोटी आंत। इसे आप क्या कहते हैं, छोटी आंत। छोटी आंत को ध्यान रखना, क्या कहते हैं, शुद्रांत्र कहते हैं, शुद्रांत्र। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, शुद्रांत्र दे तो भी आप ध्यान रखना क्या, छोटी आंत। और यहाँ सर एक संरचना मिलेगी आपको, एक छोटी सी संरचना, जिसे बोलते हैं परिसेचिका। परिसेचिका। क्लियर बात? ये जो संरचना है इसे बोलते हैं परिसेचिका। ये वाली जो बड़ी वाली नली दिख रही है, इसे बड़ी आंत बोल देते हैं। कौन सी आंत, बड़ी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत का दूसरा नाम ध्यान रखना आप, वृद्धांत्र है। कौन सा, वृद्धांत्र। अरे आते हैं रे, कुछ नहीं है, आंत तो पता ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको ये वाला जो मैंने बताया, ये कौन सा फ्राम, डायाफ्राम है। ये वाला कौन सा फ्राम है, डायाफ्राम है। आप लोग, मैं जहाँ बता रहा हूँ वहाँ ध्यान रखोगे तो आप सीधे समझ पाओगे। ठीक है ना? वीडियो को बाद में रोक के डायग्राम बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर नाम जो लिख रहे हो ना, वो ध्यान रखना, डायाफ्राम। अब मैंने यहाँ पर एक इस तरह की जो संरचना बनाई है, ये दिख रही है आपको, इस तरह की जो संरचना है, इसे हम यकृत कहते हैं। इसे हम कौन सा कृत कहते हैं, यकृत बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमने एक संरचना ये बनाई है, इसे हम पित्ताशय बोलते हैं। कौन सा से, पित्ताशय बोलते हैं। और एक नली के द्वारा ये जुड़ा रहता है, यहाँ पर ये नली है, ये आमाशय से जुड़ती है, इसे हम बोलते हैं पीत नली। कौन सी नली, पीत नली। ध्यान रखना, ये नाम मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि यहाँ जगह नहीं है।
इसी तरह से यहाँ पर एक और अंग ऐसा बनाया जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अग्नाशय। तो ये यहाँ पर लिख दूं, ये अग्नाशय। कौन सा से? अग्नाशय। अगर किसी का ध्यान भटक गया होगा तो भैया ध्यान रखना, समझ में नहीं आएगा डायग्राम। और जो बंदा डायग्राम को अच्छे से समझेगा ना, मैं बता रहा हूँ उसका क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा, ये मानव पोषण पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बेटा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये बड़ी जो आंत है ये यहाँ से घूम करके यहाँ आती है, इसे अपन कहते हैं गुदा या गुदा द्वार भी बोलते हैं। क्लियर बात है? ये यहाँ तक का मामला, यहाँ से फिर ये पूरा हो जाता है। तो हमने क्या कहा था, ये मुख गुहा से लगा करके हमारे पास गुदा द्वार तक का जो नली है, उसी नली को हम क्या बोलते हैं, सम्मिलित रूप से आहार नाल बोलते हैं। क्लियर बात है? ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो, अब कैसे खाना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, खाने का कैसे पाचन हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। भाई जैसे ही आपने खाना खाया, एक बात बताओ मेरे को, जैसे क्या होता है, जैसे मान लो आप शादी में गए और आपको पता चला कि गुलाब जामुन बने हैं, गुलाब जामुन की खुशबू आई, तो मुंह में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? गुलाब जामुन आ जाएगा? नहीं, पानी आ जाता है। कौन सा आ जाता है? पानी आ जाता है। क्या आ जाता है? पानी आता है ना, वो पानी नहीं होता है तो क्या होता है? तो वही ध्यान रखना, इस मुख के अंदर यहीं पर होती है लार ग्रंथियां, जिसे लाला ग्रंथि बोलते हैं, लाल ग्रंथि या लाला ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है ना? और यहाँ से जो पानी जैसा जो पदार्थ निकलता है ना, उसे हम लार बोलते हैं। उसे कौन सा क्या बोलते हैं? लार या लाला रस बोलते हैं। ध्यान रखना, लाल या लाला रस भी बोलते हैं। ठीक बात है, समझ में आ रही है ना बातें? लाल या लाला रस बोलते हैं, लार या लाला रस। इसलिए मुंडे में जो पानी टपकता है ना रसगुल्लों का नाम सुन के या गुलाब जामुन का नाम सुन के, वही क्या है? लार है। वही क्या है? लार। कहते हैं ना, देखो देखो लाड़ो पड़े वो वाली लार, देखो देखो लाड़ो पड़े छोकरा है, वो वाली क्या है? लार या लार ग्रंथियां। इसके अंदर, लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे एमिलेज बोलते हैं, एमिलेज या इसे टाइलिन बोलते हैं। ठीक बात। अच्छा देखो, एक नाम आएगा एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? कुछ नहीं, उत्प्रेरक जो होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, जैव उत्प्रेरक। अरे उत्प्रेरक क्या होता है? जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं। अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं, उन्हें उत्प्रेरक बोलते हैं। और जो जैव उत्प्रेरक होते हैं उसे एंजाइम बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो उत्प्रेरक होंगे, बायो में अगर कोई उत्प्रेरक आएगा तो उसे हम क्या नाम देंगे? एंजाइम नाम देंगे। क्लियर बात है? बातें क्लियर है कि नहीं है? चलो भाई, एंजाइम को मिटा दूं। अब यहाँ से समझो आप कहानी। अब आपने क्या किया? खाना शुरू किया, खाना खाया, मान लो सूखी रोटी खाई, नमकीन खाई, सूखी, तो भी तो मुंह में जाएगी ना। अब सूखी जाएगी तो नली के अंदर फंस ना जाए, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? मान लो शादी में गए हो, तो अगर आपने देखा रसगुल्ला, तो बड़ा का बड़ा रसगुल्ला क्या करोगे? मुंह के अंदर, सीधा मुंह के अंदर। अरे भाई, इतना बड़ा रसगुल्ला अंदर थोड़ी जाएगा, कई बार तो फंस जाता है, मुंह के अंदर फंस जाता है। बोलता है ना टूंपो आयो बे, जो टूंपा आता है ना, वो टूंपा कैसे आ जाता है? और जब आपने क्या किया? बड़ा रसगुल्ला खा लिया, और वो कहाँ फंस जाता है? यहाँ ग्रसनी के अंदर फंस जाता है। ठीक है, तो फंस जाता है। तो इसके लिए हमारे पास मुख गुहा का क्या काम है? सबसे एक नंबर मुख गुहा है। मुख गुहा क्या करता है? कोई ये जो मुख गुहा मतलब सेद है, यहाँ से आपका खाना अंदर जाता है, खाना जो भोजन है वो अंदर जाता है। भोजन अंदर जाते ही हमारे पास कौन है? दांत है। ये दांत क्या करते हैं? भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं।
क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। तो चलो भाई, छोटे छोटे टुकड़े करने का काम कौन करता है, दांत। अरे भाई दांत भी हमारे पास 4 टाइप के होते हैं ना, है रदनक, कृतनक, है चौड़नक, अग्रशवनक। आपके कोर्स में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, क्यों पढ़े। कितने दांत होते हैं पहले ये कमेंट करके बताओ मुझे। हमारे मतलब वयस्क मानव के अंदर कितने दांत होते हैं, कमेंट करके बताना। जैसे ही आपने दांतों से तोड़ना शुरू किया उसी टाइम हमारी लार ग्रंथियां एक्टिव हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, जिस वजह से आपका क्या होता है, लार निकलती है। और लार क्या करती है, भोजन को लसलसा बना देती है। कैसा बना देती है, लसलसा, मतलब एकदम चिपचिपा टाइप, चिकना सा बना देती है। लार चिकना होता है, चिकना सा बना देती है। अरे आपने सुना होगा ना, जब आप सिंघम खाते हो, सिंघम आती है ना सिंघम, तब क्या होता है, तब मुंह के अंदर पानी आता रहता है। क्या आता रहता है, मतलब लार आती रहती है। क्यों, दिमाग को लग रहा है कुछ खा रहा है, पेट के अंदर जा नहीं रहा है, तो थोड़ा और लार डाले, चिकना होगा तो जाएगा। लेकिन वो लार आती रहती है, लेकिन वो तो पेट के अंदर जाता ही नहीं है। तब दिमाग कंफ्यूज हो जाता है ना, तब दिमाग कंफ्यूज होता है। खैर, अब दांत तोड़े, लार ने मिक्स किया, मतलब डाला, चिकना पदार्थ डाला। अब हमारे पास है जीभ। जीभ क्या काम करती है, जीभ क्या काम करती है, जीभ करती है इस भोजन को मिक्सर है। ऐसे पावड़ा नहीं होता है, अपन गांव से है सारे लोग, तो गांव में मसाला बनाते हैं ना, जब मसाला मतलब सीमेंट बजरी मिक्स करते हैं ना, तो पावड़े से कैसे करते हैं, ऐसे। तो वैसे का काम कौन करता है, जीवा मिक्स करने का कार्य करती है, मिक्स करने का कार्य करती है। जो आपका खाना खा रहे हो उसको मिक्स करती है। जैसे ही एकदम चिकना बढ़िया सा एकदम छोटे कणों में खाना बन जाता है, तो जैसे ही खाना बनता है तो हम निगलते हैं और खाना यहाँ से जाता है। खाना यहाँ से जाता है तो देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाला मामला है। मामला ये है कि यहाँ पर ये मार्ग ऐसा है, यहाँ से वायु भी जाती है अंदर, मतलब जो सांस लेते हो वो भी जाती है, और यहाँ से खाना भी जाती है, उसे ग्रसनी बोलते हैं। ये ग्रसनी जो है वो हमारे भोजन और वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है। तो अब आप कहोगे सर खाना सांस वाली नली में क्यों नहीं जा रहा, बेटा कभी कभी जाता है लेकिन ज्यादातर नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर एक ढक्कन पाया जाता है। वो ढक्कन, जैसे ही आप भोजन निगलते हो ना, तो ढक्कन आड़ा मतलब यहाँ पर बंद कर देता है इस नली को। इस ढक्कन का नाम एपिग्लोटिस होता है। कौन सा होता है, एपिग्लोटिस। क्या करता है, ये ढक्कन बंद करता है। इस समय सांस रुक जाती है, आपकी सांस रुक जाती है, लेकिन आपको पता है हम खाना एकदम निगल लेते हैं, उसके बाद वापस सांस शुरू हो जाती है। इसलिए कोई बल्ला मन्ना का आपको पूछे, साइंस पढ़ता है, बता सबसे कम सांस दर कब होती है, तो जब भोजन आप निगलते हो तब सबसे कम सांस दर होती है। क्यों, क्योंकि तब सांस ही नहीं लेते हो, तब हम सांस ही नहीं लेते, एकदम सांस हमारी रुक जाती है। ठीक बात। एपिग्लोटिस, यहाँ से खाना आ जाता है इस वाली नली के अंदर, जिसे हम गर्सिका बोलते हैं या ग्रासनाल बोलते हैं। गर्सिका बोल दो या क्या बोल दो, ग्रासनाल बोल दो। अब ये जो ग्रासनाल है, इसमें जो भोजन आ रहा है यहाँ से, तो ये एक गति के द्वारा आता है, जिस गति को कर्माकुंचन गति कहते हैं। कर्माकुंचन गति, कर्माकुंचन गति के द्वारा भोजन, कर्माकुंचन या कर्माकुंचक भी कह सकते हैं, कर्माकुंचन या कर्माकुंचक गति के द्वारा भोजन धीरे धीरे इसके नीचे आता है, और ये कहाँ जाता है भैया, आमाशय के अंदर। ये भोजन कहाँ जाता है, आमाशय के अंदर। क्लियर बात। ये कर्माकुंचन गति के द्वारा, ये नली सीधी एक लंबी नली होती है, वहां से भोजन कहाँ जाता है, पूछे गर्सिका के अंदर कौन सी गति, कर्माकुंचन या कर्माकुंचक गति होती है। ठीक है। अब भोजन आमाशय के अंदर आया। अब आमाशय के अंदर यहाँ भोजन आया, यहाँ भोजन थोड़ी देर रेस्ट करता है। भोजन क्या करता है, रेस्ट करता है। ठीक है ना। आमाशय के अंदर जैसे ही भोजन आया, यहाँ भोजन रेस्ट करता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जठर ग्रंथियाँ होती है। कौन सी ग्रंथियाँ होती है, जठर ग्रंथियाँ होती है। अगर
जठर ग्रंथियां, ये जो अग्नाशय होता है ना, यहाँ पर क्या होती है, जठर ग्रंथियां होती है। कौन सी ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथियां। ये जठर ग्रंथियां भैया क्या करती है, 3 रस छोड़ती है। कितने रस छोड़ती है, 3। कौन कौन से, एक ये और एक ये। आई बात समझ है। अरे ये कौन से, पहला छोड़ती है HCl, एक छोड़ती है पेप्सिन, कौन सा सीन, पेप्सिन, और एक छोड़ती है श्लेष्मा। जठर ग्रंथियों से 3 रस निकलते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैंने पहले ही बताया था, हमारे पेट के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl। कहाँ, अमाशय के अंदर जाएगा। कहाँ से निकलेगा, जठर ग्रंथियों से, श्लेष्मा और पेप्सिन और HCl। ये तीनों इसके अंदर मिक्स किए जाते हैं। अब तीनों किए जाते हैं कि नहीं, वो देखो इनका काम क्या, पहले तो ये बताता हूँ। HCl का काम क्या, HCl का कोई काम नहीं है, HCl का कोई काम नहीं है, था ही नहीं काम पेप्सिन का। काम किसका, पेप्सिन का। पेप्सिन का काम क्या था भाई, पेप्सिन का काम ये प्रोटीन का करता है पाचन। किसका पाचन करता है भाई, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब इस पेप्सिन को का प्रोटीन का पाचन कर, क्या कर, प्रोटीन का पाचन कर। तो ये पेप्सिन कह रहा है नहीं करूंगा, पेप्सिन क्या कह रहा है, नहीं करूंगा। अरे कर ले भाई, नहीं करूंगा। तो कैसे करेगा, कुछ तो कर। तो कहा नहीं मेरे को, जैसे आपको कहते हैं ना, छोरा घूना चरा वजह है, तो आप कहते नहीं जाऊं, छोरा जा ब्रो, तो क्या नहीं जाऊं, तो क्या करो, मोबाइल दो तो जाऊं, मोबाइल दो तो जाऊं, ऐसे कहता। यहाँ आपको कहा जाए खेत में ध्यान रख, वहाँ कोई पक्षी पशु आ रहे हैं उसका ध्यान रखने जा, नहीं जाऊं, तो क्या करे, तो क्या करते हो, घर वाले कहते फोन ले ले चला जा। फोन, आपकी भी शर्त होती है कि साहब फोन दोगे तो चला जाऊंगा, और घर वाले फोन देते तो आप फोन देखते देखते घूना चराने या घूनों की फसल की जो है निगरानी करने चले जाते हो। सही बात है। इसी तरह ये पेप्सिन कह रहा है प्रोटीन का पाचन कर, के नहीं करूंगा। पेप्सिन क्या कह रहा है, नहीं करूंगा। तो कि मेरे को अम्लीय माध्यम दो। कैसा माध्यम, अम्लीय माध्यम। तो अम्लीय माध्यम प्रदान करने के लिए कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। किसको, पेप्सिन को। पेप्सिन जो है वो अम्लीय माध्यम में ही सक्रिय होता है, अम्लीय माध्यम में ही सक्रिय होता है। अरे भाई, अच्छा भाई, HCl जो है ना, HCl थोड़ा होता है, आपको पता है अम्लीय जो होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। अगर आपका HCl अगर हाथ पे गिरा देंगे ना तो हाथ जल जाएगा भाई साहब, एकदम पिघलना शुरू हो जाएगा। तो ये पेट के अंदर पड़ा है, फिर पेट को ना फोड़ के बाहर निकल जाए, ऐसे पेट के ऊपर आप ऐसे ललन सेद हो जाएगा, हड्डियों को गला सकता है, ये बहुत खतरनाक होता है। तो पेट में कैसे है, तो ये जो श्लेष्मा होता है ना, ये श्लेष्मा यहाँ पर अमाशय की जो दीवार है, जो सतह है, वहां पर रहता है, ताकि ये क्या करता है, ताकि ये शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाए। तो शरीर HCl से सुरक्षा के लिए किसका काम, श्लेष्मा का। अगर ऐसे पढ़ोगे ना, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, भूलोगे नहीं कभी, है ना। तो ये बात समझ लो। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ी लेट भी होगी, तो कोई बात नहीं। श्लेष्मा का काम हो गया, श्लेष्मा का ये काम है। अब खाना कहाँ पड़ा, अमाशय के अंदर। तो बेटा ध्यान रखना, जब कभी आपको उल्टियां, यहाँ पर खाना रेस्ट करता है, 2-3 घंटे पड़ा रहता है। जब आपको उल्टियां होती है ना, वोमिटिंग, उल्टियां होती है ना, जब खाना जो खाया हुआ है बाहर आ जाता है, वो खाना कहाँ से बाहर आता है, या ये थैली होती है, कुछ नहीं, यहाँ से खाना बाहर आता है। जब उल्टियां होती है तो खाना कहाँ से बाहर आएगा, आपका खाना अमाशय से बाहर आता है। क्लियर बात। चलो भाई, आप अपन आगे कहाँ तक आगे भाई, अपन आगे अमाशय तक। अमाशय से आगे जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे पास क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत को हम कहते हैं शुद्रांत। ये हालांकि ये सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी होती है,
लंबी होती है, सबसे लंबी, बहुत लंबी होती है, लेकिन क्या एकदम ऐसे यहाँ इकट्ठी हो रखी होती है ऐसे, इसलिए इसे छोटी आंत कहते हैं। होती सबसे लंबी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब छोटी आंत में आपको ध्यान रखना क्या होता है, पाचन होता है, किस किस का होता है, एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट का, पूर्ण पाचन कार्बोहाइड्रेट का, एक होता है वसा का, और एक होता है प्रोटीन का। इन सब का पाचन आपका कहां पर हो जाएगा, इन सब का पाचन कहां हो जाएगा, छोटी आंत के अंदर। इसी का दूसरा नाम क्षुद्रांत्र होता है, ठीक बात। छोटी आंत के अंदर इसका पाचन हो जाएगा। अब देखो हमारे पास दो चीजें हैं, एक यकृत है और एक पित्ताशय। अब जो यकृत है ना, ये यकृत आपके किसका निर्माण करता है, पीतरस का निर्माण करता है। यकृत किसका निर्माण करता है, यकृत के द्वारा पीतरस का निर्माण किया जाता है। यकृत किसका निर्माण करता है, ध्यान रखना, पीतरस का निर्माण करता है, और इस रस को इकट्ठा करके पित्ताशय के अंदर रखा जाता है। पित्ताशय के अंदर क्या किया जाता है, इसको इकट्ठा करके रखा जाता है। मतलब क्या कि संग्रहण करता है, पीतरस का संग्रहण कौन करता है, पित्ताशय। तो बनाता कौन है, यकृत का काम है पीतरस का निर्माण करना। ध्यान रखना, पीतरस का निर्माण पूछे तो पित्ताशय मत लिख लेना, ऑप्शन आएगा बेटा, ध्यान रखना, पूछेगा कि पीतरस का निर्माण कौन करता है, पहला ही ऑप्शन पित्ताशय आएगा, और आप कहोगे पित्ताशय, सही। और आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि आपने अगर ढंग से नहीं पढ़ा ना तो याद नहीं आएगा। तो आप पीत से पित्ताशय बोलो, किसी भगवान का नाम लेके आप पित्ताशय वाला ऑप्शन करके आओगे सही, क्योंकि यही आपको सही लगेगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जो आपको सही लगता है वो कॉपी चेक करने वाले को सही नहीं लगता है, तो वो क्या करता है, फिर आपको पता ही क्या करेगा। तो ध्यान रखना, कहां से, यकृत जो है, यकृत आपका पीतरस का निर्माण करता है और पित्ताशय के अंदर इसको संग्रहित किया जाता है, और यहाँ पर होती है पीतनली, इसके द्वारा ये छोटी आंत के अंदर चला जाता है। क्लियर बात। अब ध्यान रखना, जो पीतरस है ना, ये काम करता है वसा पर। पीतरस जो है वो काम किस पे करता है, वसा के ऊपर काम करता है। ये वसा की बड़ी बड़ी गोलियां होती है, बड़ी बड़ी गोलियां होती है, इसे ये छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर देता है, छोटी गोलिकाओं में, या गोलियां या गोलिकाओं में कन्वर्ट कर देता है, और ये एकदम साबुन की तरह हो जाता है। मतलब आपने क्या किया, बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट किया, बदला, तब ये एकदम साबुन की तरह पदार्थ बन जाता है। इसे इमल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इमल्सन कहते हैं। क्लियर बात। इसे हम इमल्सन या इमल्सीकरण भी कर सकते हैं, इमल्सन या इमल्सीकरण कहते हैं। तो ध्यान रखना, इमल्सीकरण कहते हैं। साबुन आपने इमल्सन पढ़ा होगा, चौथे चैप्टर में हमने पढ़ाया था, तो वही यहाँ पर, मतलब जो साबुन के झाग बनते हैं ना, वैसे यहाँ बन जाता है, इसलिए इसे इमल्सीकरण कहते हैं। तो मैं पूछे इमल्सीकरण क्या होता है, तो पीतरस की क्रिया से वसा की बड़ी गोलिकाओं को वसा की छोटी गोलिकाओं में बदला जाता है। इस क्रिया को इमल्सन कहते हैं। इस क्रिया को भैया क्या कहते हैं, इमल्सन कहा जाता है। क्लियर बात है, ध्यान रखना। अब देखो कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं पर होता है। किसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के अंदर हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के अंदर हो जाता है, सरल ग्लूकोज के अंदर। वसा, ये जो छोटी छोटी वसाएं हैं, छोटी छोटी गोलिकाएं हैं, इनका जो, अब ये छोटी छोटी गोलिकाएं थी किससे बनी, पीतरस की क्रिया से। ये छोटी गोलिका वसाओं का वसा या वसीय अम्लों में पाचन होता है, वसीय अम्ल में पाचन होता है। इसे अपन ग्लिसरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ग्लिसरॉल बोलते हैं। ठीक बात, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ठीक बात, वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में वसा अम्लों का पाचन। अब प्रोटीन का पाचन, अच्छा जो वसा अम्ल है
इसका पाचन जो करता है वो कौन सा एंजाइम, वो एंजाइम होता है लाइपेज एंजाइम। वसा या वसीय अम्लों में, वसा का जो पाचन है वसीय अम्लों में जो करता है उस एंजाइम को बोलते हैं लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइपेज। अब प्रोटीन का जो पाचन है वो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। और किस में कर दिया जाता है, अमीनो अम्लों में। किस में कर दिया जाता है, अमीनो अम्लों के अंदर इसका पाचन हो जाता है। आई बात समझ। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के अंदर, वसा का पाचन वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल के अंदर करता कौन सा एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम। और प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है और किस में करता है, अमीनो अम्ल के अंदर। क्लियर बात, अमीनो अम्लों के अंदर इसका पाचन हो जाता है। अब ये होता है यहाँ इस छोटी आंत के द्वारा अब सारे के सारे ये जो पाचन हो गया, इस भोजन का अवशोषण किया जाता है। इस भोजन का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। इसके अंदर अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं। अंगुली नुमा प्रवर्ध। अरे जैसे ये आपकी अंगुली है ना, वैसी संरचना है। इस जैसे मान लो ये आर नाल है तो इसके अंदर इस तरह की संरचना है और ये इस वाली। अब यहाँ भोजन है। अब इससे क्या होता है, अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं। इससे क्या होता है, ये अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। मतलब मान लो ये लंबी रेखा है कि ये वाली लंबी रेखा होगी, तो ये वाली लंबी रेखा होगी, मतलब इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और ये अंगुलीनुमा प्रवर्ध होता है, इसे दीर्घरोम बोला जाता है। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि दीर्घरोम क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है। तो ध्यान रखना, दीर्घरोम क्या होता है कि छोटी आंत या बड़ी आंत दोनों के अंदर होता है। इसके अंदर अंगुलीनुमा प्रवर्ध को दीर्घरोम कहते हैं। ये क्या करते हैं, अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं या सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्लियर बात। जैसे ही आपका भोजन क्या होगा, यहाँ से निकल करके छोटी आंत से चला जाएगा बड़ी आंत के अंदर। अब जिसका अवशोषण नहीं हुआ वो बड़ी आंत के अंदर जाएगा, उसमें जाएगा भाई, बड़ी आंत के अंदर जाएगा। अब बड़ी आंत के अंदर किसका पाचन अवशोषण होगा, बड़ी आंत के अंदर किसी का खास पाचन नहीं होता, सिर्फ अवशोषण होता है। मुख्यतः जल का अवशोषण होता है। पानी का अवशोषण किस में होता है, बड़ी आंत के अंदर। कुछ ऐसी चीज है जिसका अवशोषण छोटी आंत में नहीं हुआ, उसका अवशोषण भी हो जाता है, बाकी किसी का अवशोषण ज्यादातर नहीं होता। और जैसे ही यहाँ से ये भोजन घूम करके जिसका कोई अवशोषण नहीं होता, उस भोजन को अपशिष्ट बोल देते हैं। कैसा, अपशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट भोजन बोलते हैं। अब इस अपशिष्ट को इस गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर हालांकि मलाशय भी होता है, ये वाला पार्ट जो है वो मलाशय आपकी बुक के अंदर नहीं दिया, लेकिन आप ध्यान रखना, यहाँ मलाशय क्या है, भोजन थोड़ी देर मान लो अपशिष्ट आया तो यहाँ पर पड़ा रहता है। और गुदा जो द्वार है यहाँ पर एक अवरोधनी होती है, गुदा अवरोधनी, इसके द्वारा इस भोजन को बाहर निकालने का नियंत्रण किया जाता है कि बाहर साहब निकालना है कि नहीं निकालना है। ये गेटमैन है, ध्यान रखना, ये भोजन को इसको बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है, इसका नियंत्रण जो करता है वो कौन करता है भाई, वो गुदा अवरोधनी करती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। गुदा अवरोधनी के द्वारा भोजन कहाँ चला गया, बाहर चला गया। जो मतलब नहीं फंसा, जिसका शरीर में कोई काम नहीं था, उसे हमने भोजन को बाहर निकाल दिया। क्लियर बात। अब आप कहोगे ये क्या है, ये परिशिशिका, ये क्या है, परिशिशिका कुछ नहीं है। आपने नाम सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, ये पुराने जमाने में काम आती थी। पुराने जमाने में आप लोगों के पूंछ वगैरह हुआ करती थी, आप बंदर थे पुराने जमाने में, इसलिए तो मैं आपको बंदर कह सकता हूँ, क्योंकि आप पुराने जमाने में क्या थे, बंदर थे। तो बंदरों के हो तुम, बंदरों के तुम्हारे पूर्वज बंदर है, मुझे पता है, बाकी को पता हो या ना हो, किसी को बताना मत है। तो वहाँ उस टाइम ये परिशिशिका पाचन में उपयोग में ली जाती थी, पूंछ हुआ करती थी हमारे। खैर ये परिशिशिका है, इसे अपेंडिक्स बोलते हैं।
ये यहाँ पढ़िए, ये एक अवशेषीय अंग है, इसका वर्तमान में कोई खास काम नहीं है। ये चुपचाप यहाँ पड़ी रहती है, तब तक पड़ी रहती है। अगर ये कोई प्रॉब्लम करती है तो इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा के इसको बाहर हटा दिया जाता है। क्लियर बात? तो अगर कोई प्रॉब्लम करती है तो इसको काट के बाहर फेंक देते हैं। क्लियर है? ये इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली है। यहाँ जो बड़ी आंत होती है उसमें भी दीर्घ रोम पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बातें आज हम लोगों ने कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारी बातें जो बुक के अंदर थी वो तो बताई, उसके साथ आपके कोई एक्स्ट्रा जानकारी थी वो भी हमने आपको शेयर कर दी है। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। और ये डायग्राम भी सीखिएगा, प्रैक्टिस करिए, 1-2 बार सीख जाओगे। और तो क्या है, टेस्ट वगैरह हम लेंगे। कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या ऐप पर। आप ऐप डाउनलोड सारे बच्चे ज़रूर करें, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर किया करो भाई। आपके सारे बच्चे अगर शेयर, मान लो किसी के नंबर नहीं है तो आप क्लास में अपने दोस्तों को बता दिया करो कि इस तरह की यूट्यूब पर क्लास आती है या ऐप पर क्लास आती है, वहाँ से आप पढ़ें। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच बच्चा।